हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो लास्ट क्लास में अपने बात की थी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन प्लांट के अंदर कैसे होता है, उसके स्टेप्स वगैरह कैसे होते हैं उसी के बारे में। और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो जरूर देख लेना, और हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के चैनल से भी जरूर जुड़े हैं आप, जहाँ पर आपको पीडीएफ और अदर एजुकेशनल कंटेंट जो है वो मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है इसके अंदर पैसिव एब्जॉर्प्शन। क्या आता है? पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन देखो क्या होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन में। पहली बात तो ये अपने को ध्यान रखने की मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड जो इसके अंदर पॉइंट आता है वो ये आता है कि इसमें सेलुलोज फाइबर होते हैं। सेलुलोज फाइबर्स होते हैं जो स्पंज की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं? स्पंज की तरह। अब स्पंज की तरह बिहेव करने का क्या मतलब हुआ कि ये कोई भी रूट का सरफेस है, इसके ऊपर जो है सेलुलोज की फाइबर है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे और रूट के अंदर जो है वो क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। बेसिकली पैसिव एब्जॉर्प्शन के अंदर तीन अपने कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला तो आता है ये सेलुलोज फाइबर या स्पंज वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है पैसिव एब्जॉर्प्शन के अंदर वो आता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या आता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब हुआ? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि रूट के दोनों साइड जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो सेम नहीं रहती। जैसे ये रूट की कोई सरफेस है और एक इस तरफ अपने मान लेते हैं कंसंट्रेशन और एक इस तरफ कंसंट्रेशन, तो रूट के इनर साइड और आउटर साइड जो कंसंट्रेशन होती है न्यूट्रिएंट्स की वो सेम नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत इजीली रूट को पास करके रूट के अंदर जो है एंटर हो जाते हैं, जो कि पैसिव एब्जॉर्प्शन का ये एक पार्ट है। थर्ड जो इसके अंदर आता है वो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, उनके ऊपर मेनली कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। उनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस अपोजिट चार्ज के कारण क्या होता है, वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगता है और वो आयन को एंटर करवा देता है। या इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक क्या लग रहा है? पोटेंशियल लग रहा है। एक तरह से फोर्स मान लो आप, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है जो कि उस टाइम भी आयंस को एंटर करवा देगा जब कंसंट्रेशन सेम होगी दोनों तरफ। कंसंट्रेशन क्या होगी? दोनों तरफ सेम होगी तो भी आयन को बहुत इजीली जो है वो एंटर करवा सकता है। बेसिकली इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं कि पैसिव एब्जॉर्प्शन कैसे पॉसिबल है। पहला तो हो गया क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पहली बात। दूसरा, अब इसमें होता क्या है कि सेलुलोज फाइबर होती है जो स्पंज की तरह बिहेव करते हैं, जो एक साइड से आयनों को एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरी साइड से आयनों को रिलीज कर देते हैं, मतलब रूट के अंदर। और अगला इसमें आता है कि इसके अंदर जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब जो रूट की सरफेस है उसके दोनों साइड कंसंट्रेशन सेम नहीं होती, ये दोनों तरफ क्या होती है, अलग अलग कंसंट्रेशन होती है, जिसके कारण एक कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट होता है जिसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोला है। और इसी के कारण जो होता है वो आयंस होते हैं रूट के अंदर एंटर कर जाते हैं। तीसरा जो आता है वो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ये कह रहा है कि साइटोप्लाज्म के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, जो कि रूट के अंदर होता है, और रूट के बाहर जो न्यूट्रिएंट्स है वो मोस्ट ऑफ देम कौन से चार्ज के होते हैं? पॉजिटिव चार्ज के, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट होगा। और इसी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के कारण क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन है आयन का वो हो जाएगा इवन उस कंडीशन में भी जब कंसंट्रेशन दोनों तरफ क्या हो, जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी सेम हो, तो भी ये हो जाएगा। और एक बात इसमें और ध्यान रखना बच्चों आप, क्या कि ये जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? रिवर्सिबल। देखो स्पंज अगर एक साइड से एब्जॉर्ब करके दूसरी साइड रिलीज कर सकता है, तो दूसरी साइड से एब्जॉर्ब करके पहली वाली साइड में रिलीज भी कर सकता है। ये हो गया पैसिव एब्जॉर्प्शन। फिर अपने आते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन पे। एक्टिव एब्जॉर्प्शन
क्या होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन? वो देखो, एक्टिव एब्जॉर्प्शन में पहली बात तो ध्यान रखना कि इसमें मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब मेटाबॉलिक एनर्जी रिक्वायर्ड, मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा जो इसके अंदर आता है मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट के बाद में, ध्यान रखना ये प्रोसेस जो है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होता है ये, इरिवर्सिबल होता है। अभी एक बार आयन जो अंदर चला गया वो वापस बाहर नहीं आएगा। थर्ड अगर अपन इसमें बात करें तो देखो क्या होता है, थर्ड इसमें जो आता है वो ये आता है, इसमें कॉन्सेप्ट आता है किसका, कैरियर और कैरियर एंड कॉम्प्लेक्स का। इसका कॉन्सेप्ट आता है कैरियर एंड कॉम्प्लेक्स का। बेसिकली होता क्या है कि जो आयंस होते हैं ना वो खुद से एंटर नहीं कर सकते रूट के अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक्टिव एब्जॉर्प्शन में, कि आयंस होते हैं वो खुद से रूट के अंदर एंटर कर नहीं सकते। तो फिर क्या होगा कि जो आयन है, जो मतलब न्यूट्रिएंट है, वो कैरियर के साथ कंबाइन होंगे, कैरियर के साथ क्या होंगे, कंबाइन होंगे और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स जो है वो एंटर करेगा रूट में, एंटर्स रूट। जैसे ही रूट के अंदर गया, जो कॉम्प्लेक्स है वो दोबारा टूट गया, किस किस के अंदर, आयन के अंदर, और दूसरा किसके अंदर टूटा, कैरियर के अंदर टूट गया। उसके बाद में जो ये कैरियर है ये दोबारा वापस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कम्स आउट, और ये दोबारा आके फिर किसी दूसरे आयन से जुड़ेगा, और ये इस तरह से ये साइक्लिक प्रोसेस जो है वो लगातार कंटिन्यू होता रहेगा। ये हो गया किसका कॉन्सेप्ट, एक्टिव एब्जॉर्प्शन में, कि मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसमें होती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कैरियर और इसमें कॉम्प्लेक्स बनते हैं, आयन्स होते हैं वो कैरियर के ऊपर जुड़ते हैं जिससे कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स होता है रूट के अंदर एंटर करता है। एंटर होने के बाद में जो कॉम्प्लेक्स है वो दोबारा ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें, आयन और कैरियर में। अब आयन तो रूट के अंदर ही रह गया और कैरियर जो है वो क्या आ गया, बाहर आ गया। तो बेसिकली क्या है कि जो मेम्ब्रेन होती है ना रूट की, वो इन आयंस के लिए परमेबल नहीं होती, मतलब इनको एंटर होने नहीं देती वो। अगर वो इनको एंटर नहीं होने देगी तो फिर जाएंगे किसे, नहीं जा पाएंगे। तो ये क्या रहते हैं, बाहर रहते हैं। तो फिर क्या होती है, कॉम्प्लेक्स जो कैरियर होता है उसके ऊपर अटैच होंगे, वो कैरियर उसको अंदर लेके जाएगा। अंदर जाके कैरियर जो है वो, जो कॉम्प्लेक्स है वो टूट गया। कॉम्प्लेक्स टूटने से क्या हुआ कि कैरियर ने आयन को अंदर छोड़ दिया, ये क्या आ गया बाहर। इसीलिए ये प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल, क्योंकि आयन खुद से अंदर गए नहीं तो खुद से बाहर भी नहीं आ सकते। मतलब ये क्या है, प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि जो प्लांट होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है सॉलिड टू सॉइल सॉल्यूशन। सॉइल सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या होता है कि सॉलिड जो होते हैं अपने न्यूट्रिएंट अंदर डाल रहे हैं वो सॉलिड फॉर्म से सॉइल सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है मूवमेंट टू रूट सरफेस। मूवमेंट टू रूट सरफेस, वो जो होते हैं रूट की सरफेस के ऊपर मूव करते हैं। थर्ड जो इसके अंदर आता है वो आता है एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट। एब्जॉर्प्शन बाय रूट, मतलब रूट करेगा मतलब प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। और लास्ट जो आता है वो आता है सप्लाई टू दी वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। सप्लाई टू दी प्लांट, सप्लाई टू प्लांट, मतलब सप्लाई टू प्लांट इन द सेंस प्लांट के जो वेरियस पार्ट्स जैसे लीव्स हो गया, स्टेम्स हो गया, उनको सप्लाई करना। अब ये जो सप्लाई हो रही है ना प्लांट्स को, ये होती है जाइलम के थ्रू जाइलम के थ्रू जो है इसकी सप्लाई होती है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही रूट के अंदर एंटर किए या एब्जॉर्प्शन हुआ रूट के अंदर न्यूट्रिएंट्स का, ये जाके जो है वो एक स्टोरेज फैसिलिटी में कलेक्ट हो गए, स्टोरेज में, स्टोरेज हुआ। अब स्टोरेज से क्या होगा, वाटर के साथ डिजोल्व होंगे और न्यूट्रिएंट, वाटर के साथ क्या हुए, न्यूट्रिएंट्स ऐड हुए या डिजोल्व हुए, और जो है प्लांट के वेरियस पार्ट्स में जहाँ जहाँ वाटर की सप्लाई होगी वहाँ वहाँ जो है वो जाते रहेगा। और अपने को पता है जाइलम जो होता है वो वाटर की सप्लाई के लिए काम आता है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि ट्रांसपायरेशन अगर हाई होगा, हायर ट्रांसपायरेशन,
transpiration. Higher transpiration means higher supply of nutrients. Higher supply of nutrients, क्योंकि ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा तो वाटर का लॉस ज़्यादा, वाटर का लॉस जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि जो रूट है वो ज़्यादा वाटर जो है वो फ्लो करेगी प्लांट के लिए, और जो वाटर है वाटर के अंदर डिजोल्व होकर तो कौन जो है सप्लाई हो रही है, न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद में इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है इंडिकेटर प्लांट्स का। किसका कॉन्सेप्ट आता है? इंडिकेटर प्लांट। तो इंडिकेटर प्लांट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि ऐसे प्लांट जो किसी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को शो करते हैं, विच शोज deficiency of any nutrient। कोई भी ऐसे प्लांट जो किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को शो करते हैं उसे क्या बोलते हैं? इंडिकेटर प्लांट्स बोला जाता है। तो बच्चों इसी के साथ आपके चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेजेस से भी जरूर जुड़ें, जहाँ पर आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट जो है वो मिलता रहेगा। और हमारी ऐप भी जरूर डाउनलोड करें, जिसका लोगो यही बड़ा मिलेगा, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी आपको, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।